नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राज्य के शहरों की नई को लेकर के पलड़ा भारी हो गया है। आपको बता दें कि किसी के लिए चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से वोट बैंक खिसकने से ज्यादा राजनीतिक दल चिंतित है। 9 नगर निगमों में मेयर का ताज किस पार्टी के सिर सजेगा? 2018 के निकाय चुनाव की बात करें तो राज्य में 7 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार और हल्द्वानी थे। इनमें से 5 सीटों पर जैसे देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में भाजपा ने परचम लहराया था, जबकि पहली बार अस्तित्व में आए कोटद्वार नगर निगम में कांग्रेस के हेमलता नेगी और हरिद्वार नगर निगम से भी मेयर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में आई। वही आपको बता दें कि इस बार 2 नगर निगम श्रीनगर और नैनीताल नगर निगम बन गए हैं। इन दोनों में भी बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखिए, निकाय चुनाव में हार जीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव होने चाहिए और जिसने जनता की सेवा की होगी, जिसने लगातार जो है काम किया होगा, जनता जो है जानती है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है, किसने उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है, किसने विकास के लिए जो है संघर्ष किया है, तो निश्चित तौर पर जो भी जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा वो निश्चित तौर पर जो है जीत दर्ज कराएगा निकाय में। तो सरकार को तो चुनाव समय पे करानी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो है बार बार निकाय में चुनाव टालने के जो है बहाने तलाशने चाहिए। अब तो माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है निकाय चुनाव में देरी को जो है गंभीरता से लिया है, जो है सरकार को अवमानना का जो है सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थितियां क्यों आई, विचार करने की आवश्यकता है। है वो अभी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे पिछले में भाजपा ने अपना परचम लहराया था और इस बार जो है 2 नगर निगम और जो हम लोग पूरे नगर निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे और हर नगर निगम, नगर निकाय के नगर पालिका सभी में हम लोग भाजपा का इस बार जो है सिंबल लेकर आएंगे और ये कार्यकर्ता अपना संकल्प लेकर चला है। और जिस प्रकार से तैयारियों की बात है, हमारी हर जगह पे सभी दावेदारों की लिस्ट भी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। बाकी विपक्ष जो है वो अपना रोना रोता ही रहेगा क्योंकि उनको हारना ही है, तो उनके बारे में तो कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भी होगा उपचुनाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो चुका है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को होगा उपचुनाव के लिए मतदान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई को होगी उपचुनाव की मतगणना। 13 विधानसभाओं में उपचुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में तारीखों का ऐलान हो चुका है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के लिए भी उपचुनाव होना है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड समेत जो है 7 राज्यों पर उपचुनाव 7 राज्यों में ये तारीखों का ऐलान हुआ है और उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट भी इसमें शामिल है। 10 जुलाई को मतदान होना है और मतगणना की तारीख भी सामने आ गई। ये बताया जा रहा है कि 13 तारीख को मतगणना होगी इस उपचुनाव के लिए। 13 विधानसभाओं में उपचुनाव के कार्यक्रम घोषित हैं। और बीजेपी के लिए उत्तराखंड में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाने वाले अजय टम्टा को मोदी सरकार की तीसरी पारी में यानी 3.0 सरकार में एक बार फिर से मंत्री की कुर्सी मिली है। प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के बाद से दलित चेहरे को वरीयता देकर मोदी सरकार ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। टम्टा के राजनीतिक जीवन जिला पंचायत सदस्य से शुरू हुआ था। वे जिला अध्यक्ष के बाद जो है सोमेश्वर विधानसभा में 2 बार विधायक भी बने हैं और राज्य सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बने हैं। फिर 2014 में वो सांसद बने। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा का कहना है कि टम्टा के मंत्रिमंडल में शामिल होने से सीमांत संसदीय क्षेत्र के विकास में गति आएगी। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं और तस्वीर में आपको अजय टम्टा दिख रहे हैं, जो अल्मोड़ा से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुने गए हैं।
दरअसल इनको एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, कैबिनेट में इनको जगह मिली है और क्योंकि पिछले बार भी ये मोदी सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में इस बार भी इन्हें मंत्री पद मिलना ये एक अच्छी खुशी की बात जताई जा रही है और इसको लेकर के लगातार जो है उन्हें बधाइयां देने का दौर जारी है और कार्यकर्ता जो है लगातार खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिला पंचायत सदस्य से शुरू हुआ ये सफर कैबिनेट मंत्री तक जा पहुंचना एक बड़ी बात है, पहाड़ के लिए भी ये बड़ी बात है क्योंकि अल्मोड़ा से इस बार यूं कहे तीसरी बार ये बने हैं सांसद। इससे पहले भी 2 बार वो बन चुके हैं और तीसरी बार सांसद बनना और शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुई थी, फिर ये सोमेश्वर विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक भी रहे हैं और अब अल्मोड़ा से जो है लगातार तीसरी बार सांसद बनना एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी को देखते हुए, इसी संघर्ष और इसी कर्तव्य परायणता को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर से इन्हें कैबिनेट में जगह दी है। 3.0 जो पारी है इस बार की, उसमें इन्हें फिर से एक बार मंत्री पद के लिए जो है चुना गया है, बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अजय टम्टा जी को केंद्र में मंत्री के रूप में लिया है। श्री अजय टम्टा जी के अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा क्योंकि पूर्व में उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। अजय टम्टा जी को केंद्र में कैबिनेट में स्थान मिल बहुत हर्ष की बात है। अल्मोड़ा वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। उनके अनुभवों का लाभ, वो पहले भी कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभवों का लाभ हमें उत्तराखंड को जरूर मिलेगा और इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का, नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके अनुभवों का लाभ से उत्तराखंड जरूर आगे विकसित होगा। निसंदेह टम्टा जी की शालीनता, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता से केवल अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को और पूरे भारत में जहां जहां भी उनको काम करने का अवसर मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली सूची में ही उनका नाम सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र वासियों को, जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारा ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सीमांत संसदीय क्षेत्र है। 3 सीमाएं इसकी विदेशी सीमाओं से घिरी हुई हैं। टम्टा जी लगातार अपने क्षेत्र के लिए कर्मठता से काम भी करते हैं और अधिकांश नेतृत्व को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में न्योता देकर बुलाया है। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों और आगे भी, क्योंकि एक कर्मठ व्यक्ति को यदि अवसर मिलता है तो सबके विकास के लिए, सबकी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर सिद्ध होता है। इसलिए मैं पुनः माननीय अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, सभी सम्मानित जनता को जिनके आशीर्वाद से वो संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, उन्हें बधाई देता हूं और पूरे उत्तराखंड सहित अजय टम्टा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और बिजली व्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। शहर, कस्बों और गांव में बिजली का बुरा हाल है। घंटों कटौती के अलावा बार बार ट्रिपिंग से उपभोक्ता परेशान है और सरकारी कार्यालयों तक में भी जो है बिगड़ी बिजली व्यवस्था में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। बिजली कटौती की समस्या के साथ ही बार बार जो है ट्रिपिंग होने से भी परेशानी हो रही है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमारी विद्युत की जरूरत बढ़ गई है, तमाम जो चीजें हमारे इस समय, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कूलर भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं, तो उसके चलते पर्याप्त मात्रा में बिजली भी तमाम नागरिकों को देने की कोशिश पूरी सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेशों की बनस्पत यहाँ उत्तराखंड के अंदर फिर भी बिजली की जो कटौती है वो बहुत नाम मात्र के लिए, बहुत कम कटौती करने की कोशिश सरकार कर रही है और जो विभाग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। तमाम जो फीडर है इस समय, क्योंकि गर्मी 40 के पार का आंकड़ा कर चुकी है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार उन तमाम संसाधनों को देने का काम करे, नागरिकों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिजली की कटौती ना हो, पानी भरपूर मात्रा में मिले, इन सब के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। पर उसके बावजूद भी गर्मी इतनी है, अगर थोड़ी बहुत कटौती हो रही तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के इसमें सरकार का और हमारे विद्युत विभाग का साथ देना चाहिए। उन सारी चीजों को, जो हमारे एसी चलते हैं, सभी लोग जो अलग अलग कमरों में रहते हैं, तो एक कमरे में रह करके इन सारी चीजों को हमें कम करना चाहिए, अपने संसाधनों को, तभी हमारा ये पार पाएंगे।
जाएगी, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रदेशों की बनस्पत उत्तराखंड के अंदर बिजली की कटौती कम है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार इस पर बहुत जल्दी पार पा लेगी। और दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहां अब बेड की मारामारी नहीं होगी, क्योंकि अस्पताल के विभिन्न वार्ड में 219 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इनमें जो है 30 बेड इमरजेंसी में बढ़ाए जाएंगे। वहीं अस्पताल में जो है अभी तक 694 बेड की व्यवस्था थी, और जिसकी संख्या अब बढ़कर के 913 हो गई है और होने जा रही है। वहीं दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल और दून महिला अस्पताल को करीब 6 साल पहले जो है दून मेडिकल कॉलेज के टीचिंग अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, और तब जो है दून अस्पताल में 300 और दून महिला अस्पताल में 110 जो है बेड की व्यवस्था थी। अस्पताल से अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना के समय में ये शिकायत बहुत आई थी कि बेड की कमी होती है, क्योंकि अब जो है गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोगों का बीमार होना ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है। अब जो है बेड की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 694 से 913 तक यहां पर अब बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे काफी संख्या में जो मरीज आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले बेड की मारामारी यहां पर देखी जाती थी। और इमरजेंसी वार्ड में भी बताया जा रहा है कि 30 बेड बढ़ाए गए हैं। और अगर ओवरऑल अस्पताल में बात करें दून मेडिकल कॉलेज में, तो काफी संख्या में बेड बढ़ाए गए हैं। 694 से इनकी संख्या जो है अब 913 तक पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि जो रात में जितने भी पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, उसमें बहुत बड़ा नंबर एक रेफर पेशेंट का होता है। ज़्यादातर सिक मरीज वही होते हैं, तो उसमें कई बार बेड की कमी की वजह से थोड़ा मरीजों को दिक्कत पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारा पूरा जोर इस बात को है कि जो भी रेफर करे वो कम से कम एक पीआरओ ऑफिस में या इमरजेंसी ऑफिस में फ़ोन कर बेड की संख्या के बारे में जानकारी ले सके, और बहुत ही शीघ्र हम लोग भी बेड की संख्या की जानकारी देने का डिस्प्ले शुरू करने वाले हैं। इसी क्रम में आपको मालूम पड़ा होगा कि इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर एनएस बिष्ट पहले से कार्य करते रहे हैं। उनको अभी प्रभारी विभागाध्यक्ष कल से नियुक्त किया है प्राचार्य महोदय ने, और उनके ही अब एक लीडरशिप में सभी ईएमओज और वहाँ के जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अब कार्य करेंगे, तो जिससे एक स्मूथनेस आ जाए काम में। जो छोटे मोटे फ्रिक्शन इस तरह के होते हैं कई बार कि मरीज को कैसे भर्ती करना है, कहाँ भर्ती करना है, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ स्ट्रीमलाइन होने की पूरी एक कवायद शुरू हो चुकी है। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद से लालकुआं में बीजेपी नेताओं ने मिठाई बांटी है। इस दौरान बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत के संकल्प का सपना दूर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है इसे जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। और जहां तक चुनौतियों का प्रश्न है कि ये लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सदस्य हैं, तो इसलिए चुनौती ऐसा कोई विषय नहीं है और सब लोग पार्टी के साथ हैं और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। जो भारत का संकल्प लिया है, क्या लगता है इस बार? निश्चित रूप से ये जो 5 साल है ये 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे और इनसे ही भविष्य के भारत का निर्माण होने वाला है। केंद्रीय मंत्री बने हैं अजय टम्टा जी। जी हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को भी माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है और
कहीं हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद थे, हमारी इच्छा थी कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में उनको मौका मिलेगा। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राजभवन ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को जल्द मंजूरी मिले और उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल से मुलाकात करनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने काफी समय पहले विधेयक की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण विधेयक को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी। इससे राज्य आंदोलनकारी खासे नाराज हैं। कि 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर जो है कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं, जबकि बिल पारित हो चुका है। उसके बावजूद भी शासन आदेश जारी नहीं हो रहा है। क्या कारण है? राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया और उन्हीं को जो है क्षैतिज आरक्षण के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। और क्षैतिज आरक्षण तो छोड़िए, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी कहा जा रहा है कि 6-7 महीने से जो है जारी नहीं हो रही है। तो आखिर राज्य आंदोलनकारियों के प्रति सरकार ये उदासीनता क्यों बरत रही है? और राज्य आंदोलनकारियों के मामलों को जो है गंभीरता से त्वरित जो है गति से निपटाना चाहिए, ना कि उनको लटकाना चाहिए। सरकार से मेरी मांग है। और समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली लोकसभा चुनाव में भारी जीत से उत्साहित देवभूमि सपा कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव के लिए अपना दम भरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि काशीपुर में आयोजित कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल समेत प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ताओं को आगामी निकाय चुनाव के लिए तैयार रहते हुए कमर कसने की हिदायत दी है। आज बहुत खुशी का दिन है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी हलचल है। समाजवादी पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया हुआ है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो सपना था पीडीए को लेके जो चल रहे थे वो तो साकार हुआ और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। इसी दुनत से आज यहाँ काशीपुर में बैठे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आने वाले 2027 में इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है तो उत्तराखंड में भी 2027 में हमारे विधायक होंगे उधम सिंह नगर और हरिद्वार से लेकर। उधम सिंह नगर के जिले के किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर ढोड़के ने बताया कि कोतवाल प्रभारी सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने हल्द्वानी मार्ग पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के दौरान जो है पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली और कब्जे में ले ली। एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कोतवाली किच्छा की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका और उससे जब सघन पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो मुकदमा है कोतवाली किच्छा में ऑलरेडी पंजीकृत है। तो इसमें 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। कोतवाली किच्छा की इसकी पूरी टीम जिसका नेतृत्व सीओ सितारगंज के नेतृत्व में कोतवाली किच्छा की टीम जिसका नेतृत्व सुंदरम शर्मा इंस्पेक्टर कर रहे हैं और इसमें बाकी पूरी कोतवाली किच्छा की टीम इसमें सम्मिलित है। ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और सफलता है। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं कोतवाली किच्छा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से पूरी टीम को 2000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी इसमें दिया जाता है।
और काशीपुर के मुख्य बाजार से न्यू मोबाइल वर्ल्ड शॉप पर चोरी हुई, जिसके खुलासे को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई थी और पुलिस ने टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया तो मुखबिर से पता चला कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में घोड़ा हसन गैंग सक्रिय है। इसी के चलते पुलिस ने घोड़ा हसन गैंग की तलाश की और जिसके तहत पुलिस ने दिल्ली से इस गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी अभय सिंह ने बताया कि ये गैंग पहले दुकानों की रेकी किया करता है और फिर बड़ी शातिरता से चोरी। काशीपुर के मुख्य बाजार में जो न्यू मोबाइल वर्ल्ड की एक दुकान है, वहां पे एक चोरी की घटना हुई थी रात में। इसकी जब सूचना मिली थी तो इंस्पेक्टर काशीपुर अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर गए थे, लेकिन चूंकि इतना प्रोफेशनल तरीके से यह चोरी हुई थी कि हमें भी यह जो चोरी की घटना थी, कुछ परिस्थितियां इसकी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। हमने इसके बावजूद भी तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया था। अभियोग पंजीकृत करने के बाद इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में एसएसआई हमारे जो सतीश कुमार हैं और जो बासपुरान चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी और पूरी एक एसओजी की टेक्निकल टीम लगाई थी। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मानंद मोड़ पर एक पर्यटक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की। समझाने पर पर्यटक भद्रकाली चौकी प्रभारी के साथ उलझ गया। नियमों का पालन नहीं करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली। वहीं मामला बिगड़ा तो पुलिस ने पर्यटक को हिरासत में ले लिया। बदसलूकी का शिकार हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने पर्यटक को मुकदमा दर्ज कराने के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह ने मामले में बताया कि वीकेंड और भरी गर्मी के बाद समय जो है ब्रह्मानंद मोड़ पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह ने पर्यटक को सही दिशा में जाने के लिए इशारा किया, लेकिन पर्यटक पुलिसकर्मी के साथ बहस करने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं एसएसआई योगेश पांडे की टीम ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान जो है वो आदित्य राकावत निवासी राजस्थानी गेस्ट हाउस तपोवन के रूप में हुई है और पुलिस ने पर्यटकों की ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर एक युवक की ई रिक्शा से उतरते हुए मौत हो गई। शहर में चर्चा है कि अत्यधिक गर्मी के चलते ये मौत हुई है। वहीं लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद से परिजनों को सूचित किया और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। वहीं युवक की मौत से स्वजनों में जो है कोहराम मचा हुआ है और स्वजनों के अनुसार मृतक दमे का रोगी भी था। यहाँ से 1 घंटा पहले तो करीब 2:15 बजे यहाँ से टेम्पो टुकटुक में बैठा था, एकदम से सांस फूलने लगा। फिर नीचे उतार के 2 मिनट बैठा था, बैठे जगह चक्कर आके गिर गया, गिर के पड़ के तो वही खत्म हो गया। समा की बीमारी थी, काफी समय से इसका इलाज चल रहा था। ये नीलकंठ में भी हुआ, ऋषिकेश में भी हुआ, कई एक जगह इन्होंने गरीब घराने की परवाह की। ये अपने घर से आया दवाई लेने के लिए, यहाँ अचानक से हुआ। ज्यादा गर्मी की वजह से दोबारा हो गई। हाँ, ज्यादा गर्मी की वजह से इसकी मौत हुई है और ये परसेंट था दम की बीमारी का। काफी समय से इसका इलाज चल रहा है। रहने वाले कहाँ के थे? बारिशों। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।